हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि पिछले क्लास में भी पढ़े थे ये सिद्ध करने के लिए। तो ये गोलीय सतह में पूछता है, ये आपको वहाँ पर स्पष्ट नहीं करेगा कि उत्तल में है कि अवतल में। गोलीय सतह का मतलब उत्तल अवतल दोनों आ जाता है, ठीक है। मैंने पिछले क्लास यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रूव दैट इतना, ठीक है, या गोलीय सतह में अपवर्तन के सूत्र को स्थापित कीजिए। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतने रहेगा आपके साथ कि प्रूव दैट, ठीक है। या मैंने 3 लैंग्वेज लिखाया था कि गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र स्थापित करें, या बोले थे μ1 μ2 u_v तथा r में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन ये रहेगा, लेकिन आपको यह स्पष्ट नहीं करेगा कि उत्तल में प्रूफ करना है कि अवतल में प्रूफ करना है। तो मैंने पिछले क्लास में शायद अवतल में प्रूफ किया था, तो आज मैं उत्तल सतह के लिए प्रूफ करूंगा। यानी अब सतह कैसा होगा, उत्तल होगा। पिछले क्लास में सतह कैसा था, अवतल था। देखिएगा, लेक्चर नहीं देखे हैं इससे पिछले, ये पहला मैंने दिया था अवतल के लिए, सेकंड कर रहे हैं उत्तल सतह के लिए, ठीक है। देखिए, तो उत्तल सतह के लिए मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास, देखिए, तो ये सतह मेरे लिए क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। तो इसका मान लीजिए कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, और अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक है। एक यहाँ पर प्रधान अक्ष होंगे, ये आपके पास प्रधान अक्ष है। तो ये आपके पास प्रधान अक्ष है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा। मान लीजिए कि क्या है, इसका केंद्र है, सेंटर। इसका ये क्या है, ध्रुव है। मान लीजिए ये कोई APB है, ठीक है। तो बस इसी में आपको कार्य करना है। तो कार्य क्या करना है कि जैसे जैसे आप लिखते हैं वैसे वैसे उसकी क्या करते चलिएगा, आप यहाँ माने फिगर बनाइएगा, उत्तल सतह के लिए लिखिए, नीचे फिगर के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखते चलिएगा। तो देखिए, जैसे पिछले क्लास हम लोग किए थे वैसे ही यहाँ पर करेंगे कि फिगर बनाते चलेंगे और डेफिनेशन लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं आएगा। जैसे देखिए, अब क्या, सबसे पहले यहाँ से क्या लिखिएगा, माना कि APB है ना, APB एक उत्तल सतह है। थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, इससे ज़्यादा अटेगा। माना कि APB एक उत्तल सतह है, ठीक है, जिसका केंद्र C तथा ध्रुव P है। जिसका केंद्र C तथा ध्रुव P है। केंद्र को वक्रता केंद्र भी लिख सकते हैं आप। केंद्र को क्या लिख सकते हैं, जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर से ऐसे लिखेंगे और उसका कह सकते हैं, या इसको देखिए, जो लिखने का रियल तरीका होता है, इसका केंद्र वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। या सतह दो माध्यम को अलग करता है ना, दो माध्यम को अलग करता है, जिसका अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 है। जिसका अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 है। μ2 बड़ा है μ1 से। ये बातें लिख सकते हैं यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि μ2 बड़ा है μ1 से। तो जो बड़ा रहता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उस सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 है, ये लिख दिए। चलिए, अब देखिए, इतना तक लिखने के बाद अब क्या कहेंगे, इसकी प्रधान अक्ष। तो इसके प्रधान या मुख लिख सकते थे। इसके प्रधान अक्ष
पर O वस्तु है नहीं, मैंने अभी लिखा है। तो देखिए इसकी प्रधान अक्ष, तो इसके प्रधान अक्ष पर मान लीजिए कि कोई क्या है यहाँ पर O वस्तु है। क्या है? O वस्तु है, ध्यान देना। तो देखिए O जो वस्तु है, तब देखिए यहाँ से क्या होगा, O से चलने वाली किरणें, इस तरह से O से चलने वाली किरणें, शायद S मानते थे तो यहाँ भी S ही मानते हैं। O से चलने वाली किरणें OS सतह APB के S बिंदु पर टकराती है। तो S बिंदु पर जैसे ही टकराती है तो यहाँ से क्या करिएगा, एक यहाँ से क्या डालिए, लंब डालिए इस तरह से, ठीक है। तो CSN क्या हो गया, एक लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ से सीधे निकलेगा ऐसे, ठीक, नियम के अनुसार चाहिए उसको क्या, उधर जाने के लिए, लेकिन इधर ना जाता है क्योंकि सघन माध्यम है ना, μ2 बड़ा है, तो थोड़ा नॉर्मल की ओर इस तरह से ये झुकता है। तो इसी को आप पीछे मिलाइएगा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दें, अभी बाद में मिलाते हैं, अभी नहीं मिलाते हैं। चलिए, तो एक किरण तो निकल गया इस तरह से कि O से S पर टकराया और इस तरह से निकल गया। तो इसका कोण कौन होगा, आपतन कोण देखिए तो ज़रा, ये क्या होगा आपके पास I, यहाँ से कोण बन रहा है, I वाला नॉर्मल कौन है, N है ना। तो देखिए नॉर्मल से कौन बनेगा, तो एक तो I बना, तो एक क्या बनेगा, R बनेगा, लेकिन R भी जो बनेगा किससे बनेगा, तो नॉर्मल से बनेगा। तो नॉर्मल इसका कौन है इसके लिए, तो देखिए इधर से देखिएगा तो इसकी नॉर्मल कौन है, ये है, तो कैसा कौन बनेगा, R बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से गया तो आपतित किरण होता है, नॉर्मल से आप बनाया I, यहाँ भी नॉर्मल से बनाया I, तो मान लीजिए कि ST की दिशा में चला गया, मान लेते हैं इसको, कुछ मान लीजिए SR मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या होगा, दूसरी किरण जब यहाँ से लोगे तो ये सीधे निकल जाएगा, यहाँ से कहीं कट नहीं किया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, कट नहीं किया, प्रतिबिंब तो नहीं बना। अब दोनों को पीछे मिलाओ, देखो, तो अब इसको जब पीछे मिलाओगे, इसको मान लो सीधा स्केल से मिलाओगे तो पता चल जाएगा कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर मान लो मिल रहा है, इस रेखा को भी पीछे मिलाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक I जो है आपका कटता हुआ मालूम पड़ेगा, इसी को हम लोग इमेज कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। बस इसी को अब लैंग्वेज के रूप में फिर से लिखेंगे हम लोग। देखिए इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, तो इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, O वस्तु है। तो प्रधान अक्ष पर O वस्तु है जिससे चलने वाली किरणें, जिससे लिख सकते हो ऐसे, जिससे चलने वाली किरणें, जिससे चलने वाली किरणें, कौन किरणें बताइए, O से चलने वाली किरणें OS सतह APB के, सतह APB के S बिंदु पर, सतह APB के S बिंदु पर टकराने के बाद है ना, तो टकराने के बाद ST के दिशा में, टकराने के बाद ST की दिशा में अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ST की दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ठीक। दूसरी किरण OP सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। देखो मैं फिगर बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा मैंने लिख रहा हूँ। अब देखिए एक किरण ST की दिशा में चल गया, एक किरण सीधे निकल गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों किरण को पीछे मिलाने पर, अब दोनों किरणों
अब दोनों किरणों के पीछे मिलाने पर दोनों किरणों को पीछे मिलाने पर आई बिंदु पर कटता हुआ मालूम पड़ता है, जो बिंदु O का काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो, फिर से देखो, क्या कि मैंने देखो जो फिगर बनाया वही अभी तक लिखा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ये ज़रूरी है लिखना, आपको नहीं लिखेंगे तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे आपके साथ, क्योंकि फिगर की ही स्टोरी है और कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और सब बातें हैं। CSN क्या है? लंब है। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक या ऐसे लिखें, सतह APB के इस बिंदु पर CSN लंब डाला। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर ऐसा ही लिखना है, एग्जाम में कॉपी भी ऐसा ही रहता है, उधर फिगर लिखना है, इधर इसकी लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद इतना पहले नोट कर सकते हो, उसके बाद नीचे क्या लिखिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए मिटा रहे हैं, थोड़ा वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। देखिए अब क्या है, नीचे इस फिगर के जस्ट नीचे कोण OSN इक्वल टू I, कोण OSN इक्वल टू I आपतन कोण। दूसरा तथा कोण CST इक्वल टू R अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो लिख दीजिएगा, उसके बाद माना कि, यहाँ भी लिख दीजिएगा, अगर माना कि तो यहाँ पुनः माना कि कर देना। माना कि देखिए कुछ मान लीजिए अपने हिसाब से, जैसे कि ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, तो इसको थीटा मान लेते हैं या गामा मान लेते हैं, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। माना कि कोण SIP इक्वल टू अल्फ़ा, कॉमा कोण SOP इक्वल टू बीटा। ठीक है, तथा कोण SCP इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये माना है। अब देखिए इतना मानने के बाद त्रिभुज लीजिए। देखिए तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, ये देखिए त्रिभुज लेते हैं SIC में, त्रिभुज SIC में। देखिए त्रिभुज SIC, ठीक है ना, SIC में। तो SIC में जो त्रिभुज का हाल है कैसा है उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे है, ये S बिंदु है और ऐसे है SIC, ठीक है, ये ना। तो ये कोण को हम लोग R बोल रहे हैं, इस कोण को अल्फ़ा बोल रहे हैं, इस कोण को थीटा बोल रहे हैं।
त्रिभुज एस आई में सी में देखा जाए तो क्या होगा, आर इक्वल टू ऐसे करके लिखते हैं नीचे, आर इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। क्यों? बाह्य कोण का मान सामने की भुजा पर अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो आर इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा तथा देखिए त्रिभुज दूसरा एस ओ सी में देखिएगा, ध्यान दीजिए, तथा करके या इसे लाइन करके अब कर सकते हैं, तथा लाइनें बनाने दीजिए ऐसे, आर इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, एस ओ सी में देखिए त्रिभुज, देखिए एस ओ सी, ये है आई, ये है बीटा, ये है थीटा। देखो एस ओ सी, तो ये आई इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो, त्रिभुज एस ओ सी में क्या हो गया, आई इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट, ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से लिख सकते हैं आप अपवर्तन सूत्र से या स्नेल के नियम से। ठीक है, हम लिखते हैं अपवर्तन सूत्र से या स्नेल के नियम से। तो आपको फार्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या करना है, जब भी अपवर्तन सूत्र लगाना है तो क्या करेंगे, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये फार्मूला मैंने बताया था, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब देखिए इसी को लिख सकते थे μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। ये आई और आर क्यों लिखे, आई और आर क्यों लिखे, आई और आर इसलिए लिखे हम लोग ने कि साइन आई साइन आर का मान यहाँ पर छोटा है, ऐसे कहें आई तथा आर का मान रेडियन में लेने पर ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए जो आई है ना, तो आई का मान यहाँ कितना है, बीटा प्लस थीटा। तो μ1 इक्वल टू क्या हो गया, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू μ2 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए तो μ1 इक्वल टू बीटा प्लस थीटा और सॉरी यहाँ आर कम आई का मान आर का मान धर दिए। अब बीटा और थीटा का वैल्यू देखिए, तो μ1 इक्वल टू, ध्यान देना, बीटा प्लस थीटा है, ध्यान दें, तो बीटा प्लस थीटा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये आपके पास बीटा है, तो बीटा तो ये है। तो देखिए एक चीज़ 10th क्लास में हम लोग जब पढ़े थे, देखिए ये अथी केंद्र होता था, ये आपके पास थीटा होता था, ये एल होता था, ये आर होता था ना। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या पढ़ते थे, एल बटा आर पढ़ते थे। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर यही यहाँ पर ऐसे एक और त्रिभुज बन जाए, यानी ऐसे करके, ठीक है, तो अगर इस तरह से यहाँ से लिया जाए तो ई वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला, और ई अगर एल है, ठीक है, और ये अगर आर है तो इसको भी आर माना जाएगा इस केस से। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर एल बटा आर चलेगा। तो देखिए बीटा बराबर क्या लिखिएगा, एस पी बटा ओ पी। यहाँ बीटा बराबर क्या लिखिएगा, एस पी बटा ओ पी प्लस थीटा। तो थीटा बराबर क्या लिखिएगा, एस पी बटा सी पी या पी सी, एस पी बटा सी पी
इक्वल टू म्यू टू, तो म्यू टू लिखिएगा यहाँ। फिर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान क्या लिखिएगा, एस पी बटा आई पी, एस पी बटा आई पी प्लस थीटा का मान क्या लिखिएगा, तो एस पी बटा सी पी, एस पी बटा सी पी। इतना कोई परेशानी नहीं है। चलिए ये तो अब समझ ही रहे हैं कि आई तथा आर का मान किस में है, रेडियन में है। आई तथा आर का मान रेडियन में। चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं। तो देखिए एस पी सब में कॉमन है, तो यहाँ से एस पी बाहर कर दीजिए, तो एस पी बाहर होगा, म्यू वन को अंदर कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, म्यू वन बटा ओ पी प्लस म्यू वन बटा सी पी इक्वल टू एस पी कॉमन, एस पी त्रिभुज की ज़रूरत नहीं, त्रिभुज हटा देते हैं। देखिए म्यू वन बटा सी पी, तो यहाँ से क्या होगा, म्यू टू कॉमन, तो म्यू टू कॉमन, सॉरी म्यू टू तो कॉमन था ही, एस पी कॉमन, एस पी कॉमन, तो क्या होगा, म्यू टू बटा आई पी, म्यू टू बटा आई पी प्लस म्यू टू बटा सी पी, म्यू टू बटा सी पी। देखिए जब भी समझ में ना आए उसको थोड़ा बैक करके वीडियो को देखिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये समझना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से एस पी और एस पी कैंसिल। अब देखिए सी पी वाला को एक साथ कर दीजिए और ऐसे रहने दीजिए, तो इस क्या हो गया, म्यू वन बटा या हाँ म्यू वन बटा ओ पी, इसको इधर ले लीजिए, माइनस म्यू टू बटा आई पी और इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा, म्यू टू बटा सी पी ये वाला माइनस म्यू वन बटा सी पी। देखिए अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये ओ पी है ना, तो ओ पी ऑब्जेक्ट है ती वस्तु की दूरी है, ये इमेज है ती क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये सी है तो क्या है आपका वक्रता त्रिज्या है। तो इधर वाला को पॉजिटिव इधर वाला को निगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा देरी के लिए हम स्पष्ट कर दें कि ओ पी को क्या बोलेंगे, ओ पी को बोलेंगे माइनस यू, और आई पी को क्या बोलेंगे माइनस भी, तथा सी पी को क्या बोलेंगे प्लस आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बात ऐसे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तब देखिए यहाँ क्या होगा, म्यू वन बटा ओ पी, तो ओ पी की जगह क्या होगा माइनस यू, माइनस म्यू टू बटा आई पी, तो क्या हो गया यहाँ माइनस भी, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और देखिए सी पी एलसीएम हो जाएगा, तो सी पी की जगह यहाँ क्या लिख दीजिएगा आर, लिखिएगा नहीं है, अलग अलग करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट या अलग अलग लिख दिया भी। क्या होगा, म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा आर, प्लस में लिखिएगा, ये भी प्लस में ही रहेगा, तो लिखिए ना प्लस में, बात चलेगी। अब यहाँ चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको आगे करके लिख सकते हैं आप, म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू इक्वल टू यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। देखिए ये माइनस माइनस प्लस को मैंने पहले लिख दिया है, और म्यू वन बटा म्यू ई माइनस में पूरे हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, और ये दोनों का एलसीएम आर ले लिया, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। यही आपके पास सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये किस सतह में हुआ, ये उत्तल सतह में हुआ। उत्तल सतह में एक और होते हैं, ये उत्तल सतह में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हुआ, उत्तल सतह में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। अब उत्तल में ही और पूछेगा क्वेश्चन, वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पूछेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऐसे झुक रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा झुक जाएगा, यानी इसकी जो फिगर होगी ऐसे होगी, जो आप एक बनाइएगा, देखिए ऐसे होगा इसका। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे होगा, तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज होगा, इस सेंटर होगा। देखिएगा इसको बना करके, नहीं तो ये दोनों ही आप याद रखिए,
एक उत्तल में, एक अवतल में, ठीक है। यही दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, चाहे इससे पहले लेक्चर में बताएं वही लिखना, दोनों में कोई लिखना वहाँ स्पष्ट नहीं करता है, कर दे तो फिर से अपने कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको पूरा देखिए, देख भी लिए तो इसको कॉपी में बढ़िया से नोट कीजिए और दोबारा देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन लॉन्ग बनाना रहता है, उसमें एक क्वेश्चन समझिए ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको पूरा नोट कर लीजिए। थैंक यू।